Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss our third lecture for theory for the PPG 301. And in third lecture we will discuss what is the Mendelian genetics, what is law of segregation, and dominance type. What are the different dominance type? That it is complete dominance, incomplete dominance, or something else. कि कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या चीज़ आती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या चीज़ आती है, और next one. Before going to start our theory part, we will discuss the brief life sketch of Mendel. What is Mendel and why Mendel is famous for? And you, being a student of genetics, you are well aware that Mendel is known as father of genetics. And Mendel was born in the poor family of Austria, and he was born in 1822 1822 के अंदर जो उसकी डेट बर्थ है, एंड ही वाज डाइड इन 1884 1884 के अंदर जो मेंडल की डेथ होती है. तो एज ही बिलोंग्स टू द वेरी पुअर फैमिली ऑफ द ऑस्ट्रिया, एंड आफ्टर completion of his metal which we called as secondary school education, he joined the monastery. जो क्रिश्चियनिटी का एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट, उसको मोनेस्ट्री कहते हैं. ड्यूरिंग द 1843 एंड ऑन हिज 25th बर्थडे, जब उसकी 25वीं सालगिरह थी, he become a monk, a religious scholar in Christianity is known as monk. And Mendel conducted the hybridization work. What is hybridization? Hybridization is the crossing of two distinct plants. For example, if we say the hybridization, crossing of two wheat lines, crossing of two rice lines, crossing of two relatively similar plant is known as hybridization. And Mendel conducted the hybridization experiment of different plants, in which those plants include snapdragon, pumpkin, flax, beans, palm, pear and maize. इन 8 क्रॉप्स के ऊपर कौन कौन सी? स्नैपड्रैगन, पंपकिन, फ्लैक्स, बीन्स, पीस एंड pear and maize. Snapdragon, pumpkin, flax, maize, bean, palm and maize, pear. ही वॉज सेंट टू द वियना यूनिवर्सिटी. उसके बाद जब वो 25th बर्थडे के ऊपर वो एक मॉक बन जाते हैं, देन ही वॉज सेंट टू द वियना यूनिवर्सिटी फॉर स्टडिंग द मैथमेटिकल साइंसेज. किस ईयर के अंदर? 1851 जो 1851 के अंदर उसको वियना यूनिवर्सिटी के अंदर, जो ऑस्ट्रिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी है वियना यूनिवर्सिटी, उसके अंदर उसको पढ़ने के लिए भेज दिया था फॉर हायर एजुकेशन. तो वहाँ पे उसको मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिकल साइंस पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है. एंड जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आता है 1854 के अंदर, 1854 के अंदर जब वो वापस आता है अपने मोनेस्ट्री के अंदर, तो उसको एक प्राइज जो है, जो उनका मेन रिलीजियस स्कॉलर होता है, उसके साथ साथ एक सब्स्टिट्यूट टीचर जो स्कूल का, क्योंकि उस स्कूल के अंदर कोई टीचर नहीं था साइंस का, तो मेंडल को वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट टीचर लगा दिया जाता है. तो वो अपनी जो प्राइस की ड्यूटीज हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स है क्रिश्चियनिटी के, उसके साथ साथ वो एक स्कूल के अंदर बच्चों को साइंस भी पढ़ाता है, ठीक है ना. तो ही कलेक्टेड देन ही कलेक्टेड द गार्डन पी सीड. वो उसने जो गार्डन पी, जिसको मटर कहते हैं, मटरों के दाने हैं, उसके सीड उसने कलेक्ट किए. सीड्स कलेक्ट करने के बाद जो मार्केट से उसने सीड कलेक्ट किए 1857 के अंदर, 1857 के अंदर उसने सीड कलेक्ट किए, और एक प्रॉपर जो उसका हाइब्रिडाइजेशन वर्क था वो उसने स्टार्ट करवा दिया, ठीक है ना. हाइब्रिडाइजेशन वर्क क्या है कि 2 पीस की जो वैरायटीज थी, 2 पीस की जीनोटाइप थे, डिफरेंट जीनोटाइप, उसकी उसने एक से उसने मेल दूसरे का फीमेल लेकर उसने क्रॉस करवा के उसके प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन वर्क स्टार्ट करता है. तो वर्क वाज गुड, पब्लिशेबल एंड एप्रिशिएबल. तो उसने क्या काम किया कि जो एक सोसाइटी होती है जो डील करती है, उसका नाम था हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न. हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न को मेंडल ने अपने जो कंक्लूजन थे, अपने एक्सपेरिमेंट थे, वो उसने सबमिट करवाया हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न को
1865 के अंदर, 1865 के अंदर और 1866 के अंदर हिज रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड, वो पब्लिश हुए एंड सेंड टू द डिफरेंट कंट्रीज, दूसरे मुल्कों के अंदर भी भेजे गए फॉर कंफर्मेशन के डिफरेंट साइंटिस्ट भी वो काम करें और देखें उनके भी वो रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते। तो हिज वर्क वाज रिमेन्ड अननोटिसेबल फॉर द 34 ईयर्स। 1866 से लेके 1900 तक उसका जो काम है ना वो दैट वाज रिमेन अननोटिस, किसी ने नहीं देखा, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। क्यों, वो भी हम पढ़ते हैं। तो जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स है ना उसके अंदर 7 ट्रेड्स मेंडल ने डिस्कस किए हैं। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड कैरेक्टर्स वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि जो सिलेक्ट किए उसके अंदर 2 थे फैक्टर्स, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। क्योंकि मेंडल ने जब लॉज दिए हैं उसको नहीं पता कि फैक्टर्स कौन से हैं, दे आर जीन, दे आर हेरिडिटरी मटेरियल और समवन एल्स। तो डोमिनेंट के अंदर उसने सबसे पहले कैरेक्टर लिया था प्लांट हाइट का। प्लांट हाइट वाज टॉल which is dominant over the recessive which was short, and in case of seed shape pea seed shape was round in case of dominant, and wrinkle जिसको झुर्रियां पड़ी होती हैं, अगर वो प्रॉपर जो राउंड है गोल है तो वो क्या है डोमिनेंट है, अगर वो उसके ऊपर कुछ झुर्रियां सी पड़ी होती हैं और wrinkled है दैट वाज रिसेसिव ओवर द राउंड। एंड थर्ड ट्रेट वाज सीड कलर, कि जो सीड का कलर है दैट इज येलो, yellow one was the dominant and green one was the recessive over the yellow। fourth one was seed coat color, कि जो सीड है उसके ऊपर जो कोट एक लेयर जो कवरिंग होती है उसका कलर क्या है, अगर वो ग्रीन है that was dominant over white, white was recessive। likewise pod shape, अगर वो pod shape एक प्रॉपर इन्फ्लेटेड फुल कंडीशन के अंदर आती है, वो बिल्कुल फ्लैट है, इन्फ्लेटेड जो है उसके ऊपर एक जो आपने देखी है जो पीस की एक पॉड जो फली जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल हमवार सी है, तो उसको डोमिनेंट है दैट इज नोन एज इन्फ्लेटेड। अगर उसके अंदर झुर्रियां पड़ी हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड है, उसके अंदर वो जो दाने थे दानों के साथ साथ छोटी छोटी झुर्रियां इनवर्ड वो इम्बेड हुई होती है, इम्बेडेड इनवर्ड है, तो दैट वाज रिसेसिव ओवर इन्फ्लेटेड है in terms of pod shape। sixth one was the pod color, if the pod color was green that was dominant over yellow, yellow was recessive। and the seventh and last trait which Mendel was studied is the flower position। if the flower position is axial that was dominant over the terminal position। terminal mean if the flowers are on the top of flower, if they are on the base they are known as axial, which is the axillary position। if they are on the axillary position they are dominant over the terminal position। these 7 characters, one is plant height, number 2 is seed shape, number 3 is seed color, number 4 is seed coat color, number 5 is the pod shape, number 6 one was the pod color, number 7 was the floral or flower position or floral position। these 7 traits which were Mendel studied। and then the resume of Mendel experiment on pea। Mendel का जो काम था वो क्या था पीस के ऊपर और क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिली या क्यों उसको इतनी सिग्निफिकेंस मिली। Mendel made experiment on pea plant by using these 7 contrasting pair of traits। तो जो 7 traits थे those which we have discussed in our this video, and he selected pea plant as an experimental material because of the following advantages। जो उसको एडवांटेज थे वो कौन कौन से, कि पीस के अंदर जो क्रॉसिंग है दैट वाज इजी, कि क्रॉसिंग आसान है। द कैरेक्टर्स वर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, जो कैरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल प्लांट ट्रेट्स कौन कौन से हैं, दोज वर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, कि आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि प्लांट जो वो टॉल है, ये ग्रीन है, टॉल है, शॉर्ट है, ग्रीन है, रेड है, वाइट है, व्हाटसोएवर। देन हाइब्रिड आर फर्टाइल, जो हाइब्रिड है वो फर्टाइल है। देन मैनुअल क्रॉसिंग वाज इजी। फ्लोरल स्ट्रक्चर गिव द पी प्लांट मोर इफेक्टिवनेस टुवर्ड द वर्क। क्यों? द कंटेमिनेशन ड्यू टू स्पेशल फ्लोरल स्ट्रक्चर, कंटेमिनेशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स वाज अवॉइडेड, कि जो फॉरेन सोर्स है पी प्लांट के फ्लोरल स्ट्रक्चर इस तरह का था कि उसके अंदर जो फॉरेन पोलन है दैट वाज
unable to contaminate the ovary of the other plant. तो their culture was easy कि आसानी से जो पी प्लांट है उसको हम ग्रो कर सकते थे, जो मेंडल ने ग्रो किया। कंक्लूजन क्या आते हैं कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी डिटरमिनेंट्स व्हिच आर लेटर ऑन कॉल्ड एज जीन। दीज डिटरमिनेंट्स कि वो जो डिटरमिनेंट जिनको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, लेटर ऑन जिनको सीड का नाम दे दिया गया था, वो या डोमिनेंट थे या रिसेसिव थे। कंप्लीटली डोमिनेंट थे, या वो डोमिनेंट या रिसेसिव, इंटरमीडिएट कोई उनकी कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो द थर्ड वाज द जीन्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, सो दे डू नॉट बी ब्लेंडेड, कि वो ब्लेंडेड एक्सप्रेशन ही देते, दे गिव देयर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन एज दे आर डोमिनेंट और रिसेसिव। तो all possible combination of gene can be formed in the gametes, independent assortment होती है इसके अंदर ना। the male gametes combine at random to produce with the offspring showing all possible combination and all possible characters. then the reasons of Mendel's success कि मेंडल ने काम किया जो 34 ईयर्स तक वो अनपब्लिश्ड रहते हैं, उसके बाद वो उसका काम क्यों उसका काम जो वो देखा जाता है, ये मेंडल को काम की सक्सेस क्यों मिलती है, व्हाई मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन बी, वो हमने डिस्कस किया। उसने क्यों वो प्लांट सिलेक्ट किए, वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम देख रहे हैं कि रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, के मेंडल को किन रीजंस की वजह से जो वो सक्सेस मिली है, ठीक है। फर्स्ट, हिज चॉइस ऑफ द पी प्लांट वाज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्यों थी कि जो पी प्लांट था दैट वाज सेल्फ पोलिनेटेड, और सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट आर हाईली होमोजाइगस। तो अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो उसके अंदर हेटेरोजाइगोसिटी आ जाती है, लेकिन द प्लांट इज होमोजाइगस, तो होमोजाइगस प्लांट्स के अंदर हाईली होमोजाइगोसिटी होती है। तो द सेकंड वाज मेंडल वाज द साइंटिस्ट हु स्टडी ओनली अ सिंगल ट्रेट। तो जो सिंगल ट्रेट वाज इजी टू आइडेंटिफाई, वो जो है कॉम्प्लिकेशन काज नहीं करता, दैट वाज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। डेटा हैंडलिंग उसकी आसान होती है, उसको इंटरप्रिटेशन आसान हो जाती है। और मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री हु यूज्ड द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एंड द लास्ट वन, मेंडल वाज द scientist, he was lucky. How he was lucky? As the trait he was studying, they were not linked together. Link, अब आपको समझ आए, पूछेंगे कि लिंक क्यों, लिंक होता क्या, व्हाट इज लिंक। तो लिंक ये है कि अगर हम ट्रेड का जो करेक्टर्स है उसको स्टडी करते हैं, तो जो हाइट है उसका उसके साथ वो लिंक हो। अगर ट्रेड हम बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट उसकी कम हो जाती है, दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट बढ़ाते हैं, यील्ड भी बढ़ जाती है। तो लिंक ट्रेड्स का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ वो लिंक होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेंडल वाज लकी कि जो ट्रेड उसने 7 ट्रेड्स उसने डिस्कस किए हैं, दे ऑल आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर और समवन एल्स। तो रीजंस क्या थी मेंडल की स्लो एक्सेप्टेंस की, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा है कि जो जूनियर लोग होते हैं उनके ऊपर सीनियर लोग अगर वो काम करते हैं, तो जो सीनियर या उनके अपर बॉडीज होती हैं वो कहती है नहीं ये काम ठीक हो ही नहीं सकता, क्यों, ये हमारी भी शावरा से नहीं हुआ। इसकी फर्स्ट रीजन भी यही है, सम वेल नोन साइंटिस्ट would not have the confidence in Mendel's interpretation, कि जो मेंडल ने काम किया था, जो वेल नोन साइंटिस्ट थे, जो जिनका नाम जाना माना जाता था हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के अंदर, उन्होंने कहा हमें इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो इंटरप्रिटेशन दी थी इनहेरिटेंस की। तो सेकंड ये था कि मेंडल का जो काम था पी के ऊपर, नागलिस ने वही काम हर्बेसियम पे किया, लेकिन he didn't get the expected result as Mendel gave the results. So the result of some other scientists were not in confirmatory with the Mendel work. They don't confirm the Mendel work. And the third one was the Mendel used the math and statistical tool, mathematical tool for solving the numerical problem, while the other scientists don't have this type of knowledge. उनको मैथ की नो हो नहीं थी, they only know about the biological problems, they are biologists, so it was difficult and this will take a lot of time for the people to understand what the Mendel was saying. And the last one was the Mendel of kind of genius. Mendel एक जीनियस आदमी था जिसको काम करने का पता चल जाता था पहले कि ये काम किस तरह से होना है। तो उसके जो को या उसके साथ वाले जो साइंटिस्ट थे,
दे आर इल इक्विप्ड टू अंडरस्टैंडिंग, उनको उस चीजों का पता ही नहीं चल रहा था कि व्हाट मेंडल वाज डूइंग और व्हाट आर द मेंडल थिंकिंग। Next, the physical basis of Mendelian inheritance. Mendel have no knowledge of existence of chromosome discovery, क्योंकि मेंडल को तो जीन्स का ही नहीं था पता। मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स होते हैं, उसने आइडिया दिया लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज मेंडल के पास नहीं था, क्योंकि एट दैट टाइम ही जस्ट गिव एन आइडिया एंड सो बेस्ड ऑन दैट आइडिया ही वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल हैव नो नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम रीडिस्कवरी ऑफ, तो क्रोमोसोम की रीडिस्कवरी ने मेंडल का वर्क जो है वो भी दोबारा उसने कहा नहीं, मेंडल ने काम जो भी किया वो दैट वाज वर्क काइंड ऑफ गुड थिंग। तो जो क्रोमोसोमल डिस्कवरी इसके साथ उन्होंने जो फैक्टर्स हैं उनको जीन का नाम दिया कि ये फैक्टर्स नहीं है, दे आर जीन विच कंट्रोल द ट्रेट एक्सप्रेशन। तो दे सेड दे शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू अदर, कि एक सेल होता है जिसके बाद वो दूसरा सेल बनता है। देन देयर शुड बी प्रेजेंट इन पेयर, दीज जीन्स अकर इन पेयर, के पेयर के अंदर होते हैं इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेट आउट इनटू द डिफरेंट गैमेट्स, के वो डिफरेंट गैमेट्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। एंड कब सेपरेट होते हैं? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, के जब उनकी गैमेट फॉर्मेशन होती है, दे सेपरेट और सेग्रीगेटेड इनटू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, के अंदर वो सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है ना। Then each should have its individual and qualitative characters. They should be capable of random union at the time of fertilization, कि ये नहीं है कि फलां स्पर्म ने फलां नंबर जो ए स्पर्म है उसमें बी एग के साथ ही जाके मिलना, नहीं, वहां पे मीटिंग एट रैंडम होती है। Then Mendel ने प्रपोज किया लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट व्हिच आर कॉल्ड एज फैक्टर्स, जिनको बाद में जीन का नाम दिया गया था। फैक्टर्स अकर इन पेयर, जो जो जीन है अकर इन पेयर में होते हैं डोमिनेंट या रिसेसिव, ठीक है ना। डोमिनेंट है या रिसेसिव है तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील, एलील जो है। इसी तरह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर डिटरमिन्ड बाय सम पर्टिकुलर फैक्टर्स। देखो वही बात आ गई ना फैक्टर्स की, कि जो फैक्टर्स हैं जिनको लेटर ऑन कॉल्ड ऑन जीन, ब्रैकेट के अंदर आप जीन लेते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर डिटरमिन्ड बाय सम पर्टिकुलर फैक्टर्स, ब्रैकेट जीन, दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर, कि ये फैक्टर्स जो पेयर के अंदर होते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट एट रैंडम, सो दैट वो रैंडमली सेग्रीगेट करते हैं, सो दैट ओनली वन मेंबर ऑफ जीन पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ पार्टिकुलर गैमेट, की एक पार्टिकुलर गैमेट के अंदर ओनली वन पेयर जो उनमें से ट्रांसमिट होते हैं। ये हमारे पास होगी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। अब हम आ जाते हैं, ये कंप्लीट डोमिनेंस है कि इफ द प्लांट इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, अगर डोमिनेंट है तो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, हेटेरोजाइगस में है फिर भी अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। इफ द हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव, देन जो रिसेसिव हो वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज मेंट बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इट इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस। द इनहेरिटेंस इन व्हिच allele for a specific character is not completely dominant over the other allele is known as incomplete dominance. मैं रिपीट कर देता हूँ, the inheritance in which allele of a specific character, कि एक specific character की जो allele है is not completely dominant over the allele, dominant over the allele is called as incomplete dominance। की फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना टॉल है, तो टॉल है दूसरा शॉर्ट है, टॉल का शॉर्ट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी तो टॉल ही रहेगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आता है तो वो सेमी डिवार्फ दे देता है, अगर स्मॉल टी आता है तो वो शॉर्ट है। तो उनकी जो इंटरमीडिएट अब एक आ रही है तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि हम अ क्रॉस बिटवीन टू ब्रीड ऑफ रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन, कैपिटल आर जो है दैट रिप्रेजेंट द रेड एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट द वाइट।
अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, जो F1 है ना उसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, दैट गिव द फिनोटाइप ऑफ पिंक फ्लावर। अब ना वो रेड है ना वो व्हाइट है, दैट गिव इट्स पिंक कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो इज द सेम एज मेंडेलियन रेशियो, व्हाइल द फिनोटाइपिक रेशियो इज डिफरेंट। क्यों? उसके अंदर 3 व्हाइट थे, 3 व्हाइट थे और 1 वाज 3 रेड थे और 1 वाज वाइट। तो अब इसके अंदर 1 रेड 1 वाइट और 2 जो है वो पिंक आ जाएंगे, जो F2 की जनरेशन जो आएगी हमारे पास। अब इसके बाद आता है कोडोमिनेंस। बोथ द एलील्स फॉर अ कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस इट फुल कैरेक्टर। कि दोनों एलील जो है दो वो डोमिनेंट आती हैं एक दूसरे के ऊपर, इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। फॉर एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप जो ह्यूमंस का है, दैट इज द बेस्ट सूटेड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। Blood group in human is controlled by 3 alleles of a gene I. They are I, जो कैपिटल I है उसके ऊपर अगर A है, कैपिटल I है तो उसके ऊपर B है, और स्मॉल I। अगर AB और लोकस इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9 ऑन द ह्यूमंस, अगर कैपिटल I उसके ऊपर जो है A आता है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन A। अगर B इसके ऊपर आ रहा है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन B। अगर वो स्मॉल आई है, दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। तो A ब्लड ग्रुप के अंदर क्या आता है, I A दोनों डोमिनेंट अगर उसके ऊपर आते हैं, या IA स्मॉल आई आता है, इस कंडीशन के अंदर जो है वो ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप होता है। अगर B ब्लड ग्रुप किस कंडीशन में आता है, सिमिलर कैपिटल आई उन दोनों के ऊपर B आता है, या कैपिटल आई B और स्मॉल आई इसके साथ आ जाता है। अगर देन नेक्स्ट आता है AB ब्लड ग्रुप। AB किस तरह आता है कि एक IA IB, तो दोनों अपने ट्रेड को एक्सप्रेस करते हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है, तो AB ब्लड ग्रुप है। फोर्थ ब्लड ग्रुप हमारे पास आता है O ब्लड ग्रुप। अगर वो दोनों स्मॉल है, स्मॉल आई डिनोट द O ब्लड ग्रुप। IA एंड IB आर को डोमिनेंट एंड डोमिनेंट ओवर I जो है स्मॉल I के ऊपर। ये हमारे पास AB ब्लड ग्रुप इज द मल्टीपल एलील की एग्जांपल है। दीज एलील गवर्न द सेम कैरेक्टर के 3 एलील जो हैं IA IB और स्मॉल I जो है 3 एलील इसके अंदर आ रही हैं। तो मल्टीपल एलील वाला जो हमारा टॉपिक वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको कोडोमिनेंस समझाने की जरूरत है कि कोडोमिनेंस क्या होती है। तो इसके साथ हमारा आज का जो है वो टॉपिक वो कंप्लीट हो रहा है। मेंडल्स लॉ जो फर्स्ट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस टाइप्स जो है, तो इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 033382021490 033382021490। और आप मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये नीचे सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे ये नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, या आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।